हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। अगर आप आईआईटी मद्रास पीएच डिग्री के मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम वीक 1 के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक्स लैंग्वेज में समझेंगे। सिर्फ डेफिनेशंस ही नहीं बल्कि एग्जाम्पल्स और एग्जाम टेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक आपको ये टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए अलग से नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर पीपीएफ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर यानी पीपीएफ की। इमेजिन करो एक कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे वर्कर्स, मशीन्स, लैंड, मनी। इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके कंट्री सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट तक ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है। इसी मैक्सिमम प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस को पीपीएफ कहते हैं। अब एग्ज़ाम के लिए 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। पॉइंट नंबर 1, अगर पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है, यानी एक प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए हमेशा सेम अमाउंट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर प्रोडक्शन कर्व के अंदर हो, इसका मतलब इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही, इसे कहते हैं इनएफिशिएंसी। एग्जाम्पल, फैक्ट्री के पास 100 वर्कर्स हैं लेकिन सिर्फ 60 ही काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर प्रोडक्शन पीपीएफ कर्व के बाहर हो तो करेंट रिसोर्सेज के साथ वो पॉसिबल ही नहीं है। या तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी या रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तभी वो पॉइंट अचीव हो सकता। नंबर 2, कंपेरेटिव एडवांटेज। अब आते हैं सबसे फेमस टॉपिक पर, कंपेरेटिव एडवांटेज। बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज आते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखो, कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब फास्टेस्ट प्रोड्यूसर नहीं होता। इसका मतलब होता है जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे कम हो। एग्जांपल, इंडिया और जापान दोनों कार्स और मोबाइल्स बना सकते हैं। अगर इंडिया को कार्स बनाने के लिए मोबाइल प्रोडक्शन का कम सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो इंडिया को कार्स में कंपेरेटिव एडवांटेज मिलेगा। अगर और जापान मोबाइल बनाएगा, इसी वजह से दोनों कंट्रीज ट्रेड करती हैं। एग्जाम ट्रिक, क्वेश्चन में हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपेयर करना, प्रोडक्शन क्वांटिटी कंपेयर मत करना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, बिजनेस डेफिनेशंस। अब 3 डेफिनेशंस देखते हैं, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछी जाती है। फर्म, फर्म मतलब एक इंडिविजुअल बिजनेस, जैसे रिलायंस, टीसीएस या अमूल, ये सब फर्म्स हैं। इंडस्ट्री मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाने वाली फर्म्स का ग्रुप। एग्जाम्पल, स्मार्टफोन इंडस्ट्री, इसमें सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो सब आते हैं। सेक्टर, सेक्टर और भी बड़ा ग्रुप होता है। एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसके अंदर स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी होगी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी होगी, आईटी सर्विसेज भी होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर्पस ऑफ बिजनेस। अब बात करते हैं बिजनेस का पर्पस क्या होता है। इस टॉपिक में 2 इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं, मिल्टन फ्रेंडमैन। इनके अकॉर्डिंग बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन लीगल तरीके से। उनका मानना था कि कंपनी का काम शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट जनरेट करना है। तो और दूसरे जो थे, उनका उनका नाम है चार्ल्स हैंडी। ये इस बात से एग्री नहीं करते हैं। उनके अकॉर्डिंग बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता, बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। सोसाइटी को बेनिफिट देना, एम्प्लॉयज़ की केयर करना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इन दोनों व्यू पॉइंट्स को कंपैरिजन आ सकता है। विजुअल विजन स्टेटमेंट एंड केपीआई। अब स्ट्रेटजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विजन स्टेटमेंट। विजन फ्यूचर बताता है, कंपनी फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। एग्जाम्पल, गूगल का विज़न है दुनिया की इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। विज़न लॉन्ग टर्म होता है। एग्ज़ाम ट्रैप, विज़न करंट ऑपरेशंस नहीं बताता, वो मिशन स्टेटमेंट होता है। अब हम केपीआई को समझते हैं, केपीआई क्या होता है। केपीआई का फुल फॉर्म है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये मेजरेबल नंबर्स होते हैं, जैसे मंथली सेल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर, प्रॉफिट परसेंटेज, वेबसाइट ट्रैफिक, ये सब केपीआईज हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केपीआईज हमेशा मेजरेबल होता है, ब्रॉड स्टेटमेंट्स केपीआई नहीं होते। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मार्केटिंग मायोपिया। ये कॉन्सेप्ट दिया था थियोडोर लेविट ने। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब है कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करे, कस्टमर नीड पर नहीं। सबसे फेमस एग्जांपल, रेलवे इंडस्ट्री।
रेलवे कंपनी सोचती थी हम रेलवे बिजनेस में हैं। एक्चुअली उन्हें सोचना चाहिए था कि हम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हैं। अगर उन्होंने कस्टमर की ट्रांसपोर्टेशन नीड समझी होती तो एयरलाइंस और बसेस से इतना कंपटीशन नहीं मिलता। एग्ज़ाम में रेलवे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ट्रांजैक्शन कोस्ट्स। अब लास्ट टॉपिक, ट्रांजैक्शन कोस्ट। ट्रांजैक्शन कोस्ट का मतलब बिजनेस करने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, जैसे नेगोशिएशन, सर्चिंग, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, मॉनिटरिंग। कंपनीज एग्जिस्ट ही इसलिए करती हैं ताकि ये कॉस्ट कम हो सके। कैसे? इंटरनल मैनेजमेंट, रूटीन प्रोसेसेस, परमानेंट एम्प्लॉयज़, ये सब ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, कंटिन्यूस बार्गेनिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम नहीं बल्कि इंक्रीज करता है। तो चलो एक बार सारी चीज़ें हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। फाइनल और ये रैपिड रिवीजन की तरह एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। पीपीएफ, मैक्सिमम प्रोडक्शन, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनसाइड कर्व, इनएफिशिएंसी, आउटसाइड कर्व, इम्पॉसिबल। कंपेरेटिव एडवांटेज, लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फर्म, सिंगल बिजनेस, इंडस्ट्री, सिमिलर फर्म्स, सेक्टर, कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, मिल्टन फ्रेडमैन, प्रॉफिट, चार्ल्स हेनरी, सोसाइटी प्लस प्रॉफिट, विजन, फ्यूचर, मिशन, प्रेजेंट, केपीआई, मेजरेबल नंबर, मार्केटिंग मायोपिया, प्रोडक्ट फोकस नहीं कस्टमर नीड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कंपनीज इन्हें रिड्यूस करती है। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आईआईटी मद्रास बीएचटीडी के कंप्लीट लेक्चर्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिविजन्स के लिए द इन्फॉर्म्ड हब पे आते रहिए और चेक करते रहिए। कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीक किस सब्जेक्ट का वन शॉट रिविजन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांश। आज हम मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस के वीक 2 हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट को सिर्फ कुछ ही मिनट्स में रिवाइज करेंगे। अगर एग्ज़ाम के लिए क्विक रिविजन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एशियंट रूट्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। एंशियंट बुद्धिस्ट विहार्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशंस की ज़रूरत पड़ती थी। अब आते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर पे, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। टेलर ने 3 इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ दिए। रूल ऑफ थंब की जगह साइंटिफिक मेथड यूज़ करो, हर काम का बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करो, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करो। इनका फोकस था वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हेनरी फ्योल की। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली चलाने के प्रिंसिपल्स दिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, डिवीज़न ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन से स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है। एस्पिरिट दे कॉर्प्स, टीम स्पिरिट और यूनिटी मेंटेन करो। सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पर्सनल गोल्स से ऊपर होनी चाहिए। टेन्योर ऑफ पर्सनल, एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने से स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ह्यूमन एलिमेंट, सिर्फ मशीन्स और प्रोसेसेस ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते, एम्प्लॉयज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी दी और बताया कि सोशल फैक्टर्स भी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। डॉगलस मैकग्रेगर ने 2 थ्योरी दी। थ्योरी एक्स, एम्प्लॉयज़ नेचुरली लेजी होते हैं और उन्हें स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए। थ्योरी वाई, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी रहते हैं। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जनरली थ्योरी वाई अप्रोच को प्रेफर करती है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड और टॉपिक की तरफ। मोटिवेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब देखते हैं मोटिवेशन और क्वालिटी कंट्रोल। हैर्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग सैलरी एक हाइजीन फैक्टर है। सैलरी डिससेटिस्फैक्शन को कम करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए अचीवमेंट, रिकॉग्निशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़रूरी है।
स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल (SPC) प्रोडक्शन प्रोसेसेस में कॉमन और स्पेशल कॉजेस ऑफ वेरिएशन को आइडेंटिफाई करके क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और स्लाइड की तरफ। इंडस्ट्री एप्लीकेशंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिसिप्लिन और शिफ्ट मैनेजमेंट, कोल माइनिंग में सेफ्टी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी। तो दोस्तों ये था मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस वीक 2 का कंप्लीट रिवीजन। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। आज हम मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस वीक 3 मैनेजमेंट फंक्शंस एंड स्ट्रेटजी का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हम वोका एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट फंक्शंस, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, बिजनेस मॉडल्स और इंटरडिपेंडेंस जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग वोका एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं वोका एनवायरनमेंट की। वोका का मतलब क्या होता है? वी स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी, रैपिड और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। यू स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम्स के बहुत सारे इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स होते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एम्बिग्यूटी, सिचुएशन क्लियर नहीं होती और मल्टीपल मीनिंग्स हो सकती हैं। आज के बिजनेस वर्ल्ड में हर मैनेजर को वोका एनवायरनमेंट को समझना ज़रूरी है। तो चलते हैं टॉपिक नंबर 2, कोर मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग, गोल्स डिसाइड करना और उन्हें अचीव करने की स्ट्रेटजी बनाना। नंबर 2, लीडिंग, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट और गाइड करना। नंबर 3, स्टाफिंग, राइट पर्सन को राइट जॉब पर अपॉइंट करना। नंबर 4, एफिशिएंसी, मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट लेना। नंबर 5, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग प्रोसेस के 4 स्टेप्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करना, परफॉर्मेंस मेजर करना, कंपेयर करना, करेक्टिव एक्शन लेना। ये सीक्वेंस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 3, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इफेक्टिवनेस, राइट गोल्स को अचीव करना। एफिशिएंसी, काम को मिनिमम कॉस्ट और रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट करना। एग्जांपल, इंडिगो एयरलाइंस, लो कॉस्ट ऑपरेशंस, हाई एफिशिएंसी, ऑन टाइम परफॉर्मेंस, हाई इफेक्टिवनेस। दोनों का कॉम्बिनेशन ही कंपनी को सक्सेसफुल बनाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 4, बिजनेस थ्योरीज एंड मॉडल्स। मिन्सबर्ग्स मॉडल, मैनेजमेंट नॉलेज डेवलप होती है। लर्निंग, सेंस मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक मॉडल, बिजनेस मेनली मार्केट डिमांड और प्राइस सिग्नल्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ कंपनीज में नहीं बल्कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एनजीओस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होते हैं। टॉपिक नंबर 5, स्किल्स एंड इंटरडिपेंडेंस। मैनेजर के लिए ह्यूमन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब है लोगों के साथ इफेक्टिवली काम करना। बिजनेस डिपार्टमेंट जैसे एचआर, फाइनेंस और मार्केटिंग अलग अलग काम करते हैं लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। अगर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो उसका इफेक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ेगा। इसी को इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। कंक्लूजन, तो अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज हमने कवर किया वोका एनवायरनमेंट, कोर मैनेजमेंट फंक्शंस, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, बिजनेस मॉडल्स, स्किल्स एंड इंटरडिपेंडेंस। अगर ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो वीक 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। आज हम कवर करेंगे मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस वीक 4
बिजनेस फंक्शंस एंड मॉडर्न स्ट्रेटजी। इस लेक्चर में हम ESG, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, मॉडर्न लीडरशिप, AI इन मार्केटिंग और बिजनेस कोऑर्डिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये प्रेजेंटेशन वीक 4 की की टॉपिक्स को कवर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 के साथ, ESG फैक्टर। सबसे पहले समझते हैं ESG। ESG का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ये सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं बताता, बल्कि कंपनी एनवायरनमेंट का कितना ध्यान रखती है, एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी के साथ कैसा बिहेवियर करती है, और गवर्नेंस कितनी ट्रांसपेरेंट है, ये सब इवेल्युएट करता है। आज के इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट से पहले ESG स्कोर को कंसिडर करते हैं। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक नंबर 2, मॉडर्न लीडरशिप रोल्स। अब बात करते हैं मॉडर्न लीडरशिप की। पहला रोल है टैलेंट एक्विजिशन लीड। आज HR का काम सिर्फ हायरिंग या पेरोल मैनेज करना नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव फ्यूचर के लिए स्किल वर्कफोर्स डेवलप करना होता है। दूसरा रोल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीड। ये ऑर्गेनाइजेशन में AI, ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट करके बिजनेस को फास्ट और कम्पिटिटिव बनाता है। टॉपिक नंबर 5, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का मतलब है कंपटीशन से लड़ने के बजाय एक नया मार्केट क्रिएट करना। इस स्ट्रेटजी में कंपनी यूनिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च करती है जहां कंपटीशन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। इसके अपोजिट को रेड ओशन स्ट्रेटजी कहते हैं, जहां कंपनी सेम कस्टमर के लिए अग्रेसिव कंपटीशन करती है तो चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 4 की तरफ, इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑर्डिनेशन। बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कभी भी अलग अलग नहीं चल सकते। मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ऑपरेशंस और IT सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जब डिपार्टमेंट्स स्मूथली कोऑर्डिनेट करते हैं तब कंपनी फास्टर इनोवेशन करती है और कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड करती है। इसी कोऑर्डिनेशन से लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो जो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 5, AI एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब देखते हैं AI मार्केटिंग को कैसे चेंज कर रहा है। AI एनेबल्ड पर्सनलाइजेशन। AI हर कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देता है। कंटेंट जनरेशन। AI सेकंड्स में एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट्स और मार्केटिंग कंटेंट क्रिएट कर सकता है। कस्टमर जर्नी ऑर्केस्ट्रेशन। कस्टमर के हर स्टेज को ट्रैक करके बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है। मार्केटिंग एनालिटिक्स। AI कैंपेन परफॉर्मेंस एनालाइज करता है और फ्यूचर मार्केटिंग डिसीजंस इंप्रूव करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 6, एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग भी टाइम के साथ इवॉल्व हुई है। ट्रेडिशनल 4 पीस थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब इसे एक्सपेंड करके 7 पीस बनाया गया है, जिसमें ऐड हुए पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। इसके अलावा कंपनीज कस्टमर जर्नी मैपिंग करती है, जिससे कस्टमर की अवेयरनेस से लेकर परचेस और लॉयल्टी तक का कंप्लीट एक्सपीरियंस समझा जा सके। और याद रखिए, ब्रांड सिर्फ एक लोगो नहीं होता। एक स्ट्रांग ब्रांड कंपनी का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एसेट होता है। तो अब चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। तो आज हमने सीखा ESG फैक्टर्स, मॉडर्न लीडरशिप रोल्स, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑर्डिनेशन, AI इन मार्केटिंग, एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। ये सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। आज हम आउट ऑफ थिंकिंग टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम कॉग्निटिव बायसेस, टर्निंग ट्रिगर इफेक्ट, मंकी माइंड और चौड़ी विंडो जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग में बहुत यूज़फुल हैं। हर कॉन्सेप्ट पर पीपीटी में दिए गए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए
भी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। सबसे पहले समझते हैं कॉग्निटिव बायसेस। कॉग्निटिव बायसेस वो मेंटल शॉर्टकट्स हैं जो हमारा ब्रेन फास्ट डिसीजंस लेने के लिए यूज़ करता है, लेकिन कई बार ये शॉर्टकट्स हमें गलत गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट, अगर किसी प्रपोजल को सेविंग 90% ऑफ जॉब्स बोला जाए और इसी प्रपोजल को एलिमिनेटिंग 10% ऑफ जॉब्स बोला जाए, तो लोग पहले वाले प्रपोजल को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन वर्डिंग अलग है। ऑथोरिटी बेस ऑथोरिटी बायस ऑथोरिटी बायस तब होता है जब लोग किसी लीडर या फाउंडर की बात बिना एविडेंस के मान लेते हैं। हर्डिंग इफेक्ट, जब ऑर्गेनाइजेशंस किसी ट्रेंड को सिर्फ इसलिए फॉलो करती है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी वेट कर रहे हैं, इसे हर्डिंग या बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। इन ग्रुप बायस, जब प्रमोशंस या अपॉर्चुनिटीज़ अपने ही ग्रुप या सेम यूनिवर्सिटी के लोगों को मिलती है, इसे इन ग्रुप बायस कहते हैं। हम अप्लाइंग बायस के कॉन्सेप्ट्स, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, सेविंग 90% ऑफ जॉब्स वाला प्रपोजल ज़्यादा एक्सेप्ट क्यों होता है? आंसर है फ्रेमिंग इफेक्ट, क्योंकि वर्डिंग परसेप्शन को चेंज कर देती है। क्वेश्चन 2, मैनेजर्स फाउंडर के नए मार्केट आइडिया को वीक एविडेंस के बावजूद सपोर्ट करते हैं, ये ऑथोरिटी बायस है। क्वेश्चन 3, एक कंपनी एआई में सिर्फ कॉम्पिटिटर्स को देखकर इन्वेस्ट करती है, ये हर्डिंग इफेक्ट है। क्वेश्चन 4, प्रमोशन सेम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को मिलती है, ये इन ग्रुप बायस का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट की। जब कोई बिगिनर किसी टॉपिक को थोड़ा सा सीखता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। इस स्टेज को माउंट स्टॉपिट कहते हैं। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है उसे रियलाइज़ होता है कि टॉपिक कितना डिफिकल्ट है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इस स्टेज को वैली ऑफ डिस्पेयर कहते हैं। अगर लर्निंग कंटिन्यू रहे तो धीरे धीरे रियल कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस डेवलप होती है। इस स्टेज को स्लोप ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं। इसी स्लाइड में कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टरी भी दिया गया है। मास्टरी का पहला स्टेप रीचिंग या इनोवेशन नहीं बल्कि ऑब्जर्व डीपली है। हर एक्सपर्ट पहले ऑब्जर्व करता है, फिर प्रैक्टिस करता है और उसके बाद मास्टरी अचीव करता है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टॉपिक के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, डनिंग क्रूगर लर्निंग कर्व के स्टेजेस कौन कौन से हैं? आंसर, माउंट स्टॉपिट, वैली ऑफ डिस्पेयर, स्लोप ऑफ एनलाइनमेंट। माउंट स्टॉपिट ओवर कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, वैली ऑफ डिस्पेयर सेल्फ डाउट को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ एनलाइनमेंट रियल लर्निंग और मास्टरी को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 2, कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप क्या है? करेक्ट आंसर है ऑब्जर्व डीपली, यानी पहले ऑब्जर्व करो, समझो और फिर प्रैक्टिस करो। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फोकस पर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मंकी माइंड। मंकी माइंड का मतलब है बार बार स्ट्रेटजी चेंज करना। ऑर्गेनाइजेशन से एक मैनेजमेंट ट्रेंड को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए बिना दूसरे ट्रेंड पर जंप कर जाती है, इससे फोकस खत्म हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है मल्टीटास्किंग मिथ। रिसर्च बताती है कि ह्यूमन ब्रेन हाई लेवल मल्टीटास्किंग एफिशिएंटली नहीं कर सकता। हर बार टास्क स्विच करने से फोकस टूट जाता है, एरर्स बढ़ते हैं और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट ट्रेंड बार बार चेंज करती है, ये किस मेटाफोर को रिप्रेजेंट करता है? आंसर है मंकी माइंड। क्या मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है? आंसर है नो। रिसर्च के अकॉर्डिंग टास्क स्विचिंग कंपैरिजन को रिड्यूस करती है और एरर्स इंक्रीज करती है। अब आते हैं जॉहरी विंडो पर। जॉहरी विंडो एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो सेल्फ अवेयरनेस और टीम अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए यूज़ होता है। इस मॉडल में अवेयरनेस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है: ओपन एरिया, हिडन एरिया, ब्लाइंड एरिया, अननोन एरिया। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लाइंड क्वाड्रेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लाइंड क्वाड्रेंट है। इसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो दूसरे लोग हमारे बारे में जानते हैं लेकिन हमें खुद नहीं पता होती। इसीलिए फीडबैक लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जॉहरी विंडो फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस देखते हैं। जॉहरी विंडो में कौन सा क्वाड्रेंट वो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है जो दूसरे जानते हैं लेकिन आप नहीं? करेक्ट आंसर है ब्लाइंड क्वाड्रेंट। जॉहरी विंडो फ्रेमवर्क
किसने डेवलप किया था? करेक्ट आंसर है जोसेफ लोफ्ट और हैरिंगटन इंगम। इसी वजह से इसका नाम जौहरी पड़ा। तो आज हमने आर्ट ऑफ थिंकिंग के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिटेल में समझे। हमने कॉग्निटिव बायस, फ्रेमिंग इफेक्ट, ऑथोरिटी बायस, हर्डिंग इफेक्ट और इन ग्रुप बायस को पढ़ा। उसके बाद डनिंग-क्रूगर इफेक्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्ट्री को समझा। फिर मंकी माइंड और मल्टीटास्किंग मिथ के बारे में जाना और लास्ट में जौहरी विंडो एंड ब्लाइंड क्वाड्रेंट को डिटेल में डिस्कस किया। साथ ही पीपीटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी रिवाइज किए। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग टूल्स। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिएटिव आइडिएशन के इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप IIT MBS के वीक 6 असाइनमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को इमोशंस से नहीं बल्कि फैक्ट्स और लॉजिक की हेल्प से एनालाइज करना। प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग एक इफेक्टिव थिंकर स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग यूज़ करता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉल एल्डर फ्रेमवर्क। असाइनमेंट्स के लिए याद रखिए कि इंफॉर्मेशन एलिमेंट का फोकस रेलेवेंट डेटा, फील्ड इंटेलिजेंस और एविडेंस कलेक्ट करना होता है। अब देखते हैं कोर थिंकिंग स्किल्स। एनालिसिस का मतलब प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में डिवाइड करना। इवैल्यूएशन मतलब सोर्स कितना ट्रस्टवर्दी है। इन्फ्रेंस मतलब अवेलेबल एविडेंस से लॉजिकल कंक्लूजन निकालना। और एक्सप्लेनेशन का मतलब है अपनी रीजनिंग को क्लियरली प्रेजेंट करना। यहाँ पर क्वालिफायर भी इम्पोर्टेंट है। क्वालिफायर किसी क्लेम पर कंडीशन लगाता है, जैसे प्रोवाइडेड रेगुलेटरी अप्रूवल इज ग्रांटेड। ये स्टेटमेंट एक क्लियर लिमिटेशन डिफाइन करती है। अब देखते हैं असाइनमेंट के इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस। अगर पूछा जाए कि पॉल एल्डर फ्रेमवर्क में रेलेवेंट डाटा किस एलिमेंट में कलेक्ट होता है, आंसर होगा इंफॉर्मेशन। अगर एनालिसिस, इवैल्यूएशन, इन्फ्रेंस और एक्सप्लेनेशन को मैच करना हो, एनालिसिस इक्वल्स ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम्स, इवैल्यूएशन इक्वल्स सोर्स क्रेडिबिलिटी, इन्फ्रेंस इक्वल्स लॉजिकल कंक्लूजन्स, एक्सप्लेनेशन इक्वल्स क्लियर रीजनिंग और क्वालिफायर का बेस्ट एग्जाम्पल वही स्टेटमेंट होगा जो किसी क्लेम पर कंडीशन अप्लाई करे। अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क्स पर। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच अलग होता है। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है तो एनालिटिकल सॉल्विंग यूज़ किया जाता है। इस अप्रोच का मेन क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा फ्रेमवर्क है सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। इसमें हम एजम्पशंस और प्रॉब्लम के फ्रेम को चैलेंज करते हैं। तीसरा है डाइवर्जेंट फेज। ये क्रिएटिव थिंकिंग का स्टेज है जहां हम प्रॉब्लम फील्ड फाइंडिंग और फैक्ट फाइंडिंग के थ्रू मैक्सिमम आइडियाज जनरेट करते हैं। इस स्टेज में जजमेंट नहीं की जाती, सिर्फ पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जाती है। अब इन फ्रेमवर्क्स को असाइनमेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा फ्रेमवर्क प्रॉब्लम के फ्रेम को चैलेंज करता है, आंसर होगा सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। अगर पूछा जाए एनालिटिकल सॉल्विंग किस क्वेश्चन पर फोकस करता है, आंसर है व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। और डाइवर्जेंट फेज के इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं प्रॉब्लम फाइंडिंग और फैक्ट फाइंडिंग। ये क्वेश्चन असाइनमेंट में फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग की। क्रिएटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा बैरियर है फंक्शनल फिक्स्डनेस। इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ उसके ट्रेडिशनल यूज़ तक ही लिमिटेड समझना। प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सबसे कॉमन ऑब्स्टेकल है। अगला कॉन्सेप्ट है डंक डायग्राम। असाइनमेंट का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिबिलिटी और कॉस्ट का इवैल्यूएशन लीफ लेवल पर होता है।
रूट और ब्रांच सिर्फ डायरेक्शन शो करते हैं। फाइनली आता है लिटरल थिंकिंग। एडवर्ड डी बोनो के अकॉर्डिंग पहला स्टेप है सस्पेंड जजमेंट ब्रीफली। मतलब पहले आइडियाज़ को फ्रीली जनरेट होने दो, उन्हें इमीडिएटली रिजेक्ट मत करो। ग्रुप आइडिएशन के लिए ब्रेन राइटिंग 635, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग का बिगेस्ट बैरियर फंक्शनल फिक्सनेस। डंकर डायग्राम में फिजिबिलिटी इवेलुएट होती है लीफ लेवल। लेटरल थिंकिंग का फर्स्ट स्टेप सस्पेंड जजमेंट ब्रीफली। ये तीन पॉइंट्स असाइनमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें ज़रूर याद रखिए। बस दोस्तों, ये था क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग टूल्स का कंप्लीट वन शॉट एंड रिवीजन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करें और IIT MBS की वीक वाइज असाइनमेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम IIT मद्रास के मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस वीक 7 को सिंपल इंग्लिश में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, सिस्टम थिंकिंग, आइसबर्ग मॉडल, पीटर सैंज और इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस को समझेंगे। इस वीक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा मैनेजरियल डायनामिक्स, तीसरा सिस्टम डायनामिक्स और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। केनेथ बॉल्डिंग ने सिस्टम्स को उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर क्लासिफाई किया। सबसे सिंपल होते हैं स्टैटिक स्ट्रक्चर्स, फिर क्लॉकवाइज सिस्टम्स, उसके बाद थर्मोस्टेट्स जैसे साइबरनेटिक सिस्टम्स। लेवल 7 पर ह्यूमंस आते हैं जिनके पास सेल्फ अवेयरनेस होती है, और सबसे ऊपर सोशल और ट्रांसडेंटल सिस्टम्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी मैनेजमेंट उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। लुडविग वॉन बेटनलफी ने जनरल सिस्टम थ्योरी दी। इस थ्योरी का मेन आइडिया है कि अलग अलग फील्ड्स के सिस्टम्स में भी सिमिलर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, यानी बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स या इंजीनियरिंग अलग फील्ड्स होने के बाद भी उनके सिस्टम सिमिलर तरीके से वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजरियल गैप की। ऑर्गेनाइजेशंस फास्ट कॉम्प्लेक्स हो रही है, लेकिन उन्हें मैनेज करने के टूल्स उतनी स्पीड से इम्प्रूव नहीं हो रहे। इसी डिफरेंस को मैनेजरियल गैप बोला जाता है। यहाँ एक्सोइम, प्रोपोजिशन और इंफॉर्मेशन एग्जाम जैसे थ्योरी बिल्डिंग टर्म्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। अब आता है फेमस आइसबर्ग मॉडल। जो प्रॉब्लम्स हमें दिख रही होती हैं वो सिर्फ ऊपर का पार्ट होता है, उसके नीचे होते हैं पैटर्न्स, फिर सिस्टम स्ट्रक्चर, सबसे नीचे मेटल मॉडल्स। अगर रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सिर्फ इवेंट्स को नहीं, उनके रूट कॉज को समझना ज़रूरी है। अब चलते हैं आगे। सिस्टम डायनेमिक्स में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टॉक्स एंड फ्लोज, फीडबैक लूप्स और टाइम डिलेस। पीटर सैंज के अकॉर्डिंग हम सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस से सब कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि कई डिसीजंस का रिजल्ट काफ़ी टाइम बाद दिखता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बॉल्डिंग हाइब्रिड से है, अब और दूसरा आइसोमॉर्फिज्म से। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि डिफरेंट सिस्टम्स में सिमिलर स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा आइसोमॉर्फिज्म। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैनेजरियल चैलेंज। इसका आंसर है कि ऑर्गेनाइजेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी और मैनेजमेंट टूल्स के बीच का गैप। और आइसबर्ग मॉडल का सीक्वेंस याद रखिए, इवेंट्स, पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स, मेथड मॉडल्स। हर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो इसका मतलब सिस्टम अपनी एफिशिएंसी लूज कर रहा है। साथ ही फीडबैक लूप्स, स्टॉक्स एंड फ्लोज और टाइम डिलेज को भी रिवाइज कर लेना। ये एग्जाम के फेवरेट टॉपिक्स हैं। पीटर सैंज बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में हम अपने डिसीजंस के रिजल्ट इमीडिएटली नहीं देख पाते, इसलिए सिर्फ एक्सपीरियंस पर डिपेंड करना इनफ नहीं होता। साथ ही याद रखो, प्रोपोजिशन थ्योरी या एक्सियम से डिराइव होता है और रेडुडेंसी ऑफ पोटेंशियल कमांड इंफॉर्मेशन एक्सियम से रिलेटेड है। आज हमने सीखा कि सिस्टम थिंकिंग हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, उनके रूट कॉजेज समझने में हेल्प करती है।
आइसोमॉर्फिज्म डिफरेंट सिस्टम्स की सिमिलरिटी बताता है, और फीडबैक लूप्स, टाइम डिलेस एंड मेंटल मॉडल्स मैनेजमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी IIT मद्रास वीक वाइज लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डी इन्फॉर्म्ड। अब आज हम बात करेंगे सिस्टम थिंकिंग टूल्स की। इस प्रेजेंटेशन में हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को कैसे समझा जाता है, प्रॉब्लम्स को के रूट कॉज कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और बेटर मैनेजमेंट डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। सबसे पहले आता है कैज़ल लूप डायग्राम। ये एक विजुअल टूल है जो दिखाता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इससे रेनफोर्सिंग और बैलेंसिंग फीडबैक लूप्स को समझना ईजी हो जाता है। अब समझते हैं एनाटॉमी ऑफ कैज़ल लूप्स। एरो का मतलब होता है एक वेरिएबल को दूसरे पर डायरेक्ट इफेक्ट। एरो का मतलब होता है एक वेरिएबल का दूसरे पर डायरेक्ट इफेक्ट। पोलैरिटी बताती है कि इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। इस टूल का मेन पर्पस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को क्लियरली विजुलाइज करना है। नॉलेज चेक। यहाँ दो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला एरो के मीनिंग पर और दूसरा पोलैरिटी असाइन करने के कॉन्सेप्ट पर। करेक्ट आंसर है कि एरो कैजुअल इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करता है, और पोलैरिटी के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वेरिएबल ए बढ़ी तो वेरिएबल बी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आते हैं मैडर्स लेवरेज पॉइंट्स पर। ये बताते हैं कि सिस्टम किस पॉइंट पर चेंज करने से सबसे पावरफुल इम्पैक्ट मिल सकता है। डिकोडिंग लेवरेज पॉइंट्स में रूल ऑफ द सिस्टम, इंफॉर्मेशन फ्लोज, माइंडसेट या पैराडिज्म और पावर टू ट्रांसेंड पैराडिज्म शामिल हैं। इनमें से माइंडसेट और पैराडिज्म लेवल की चेंजेस सबसे पावरफुल माने जाते हैं। यह लेवरेज पॉइंट्स को उनके डिस्क्रिप्शन से मैच किया गया है। साथ ही पावर टू ट्रांसेंड पैराडिज्म का मतलब है ओपन माइंडेड रहना और नए पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करना। सिस्टम्स पैरामीटर आसानी से दिखते और चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट लिमिटेड होता है। जबकि सिस्टम पैराडाइम्स हिडन होते हैं, लेकिन उन्हें चेंज करने से सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि पैरामीटर्स विजुअल होते हैं, लेकिन पैराडाइम के कंपैरिजन में वीकर लेवरेज पॉइंट्स पर हैं। सिस्टम थ्योरी एंड आर्केटाइप्स। अब सिस्टम्स थ्योरी और आर्केटाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स बताते हैं कि सिस्टम्स का बिहेवियर टाइम के साथ कैसे डेवलप होता है। फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स। यहाँ यहाँ चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं: एक्सियम, थ्योरी, प्रोपोजिशन एंड और आर्केटाइप। ये सिस्टम थिंकिंग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नॉलेज चेक। यहाँ कॉन्सेप्ट्स को उनके मीनिंग से मैच किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि सिस्टम्स आर्किटाइप्स मैनेजर्स को फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्लासिक सिस्टम आर्किटाइप्स। तीन इंपॉर्टेंट आर्किटाइप्स हैं: एस्केलेशन, लिमिट्स टू सक्सेस और फिक्स फेल। ये रियल सिचुएशंस को एक्सप्लेन करते हैं और मैनेजमेंट में बहुत यूजफुल होते हैं। इस स्लाइड में आर्किटाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। एस्केलेशन कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता है, लिमिट्स टू सक्सेस ग्रोथ को कॉन्स्टेंट की वजह से रोक देता है, और फिक्स डेट फील शॉर्ट टर्म सोल्यूशन देकर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो आज हमने सिस्टम थिंकिंग के मेजर टूल्स, लेवरेज पॉइंट्स और आर्किटाइप्स के बारे में जाना। इन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स बिजनेस और मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इफेक्टिवली एनालाइज और सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो।